वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लंदन से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही वर्चुअल इजलास मुनाकिद। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हजम में इजाफे और तिजारती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, जाम कमाल, अता तादर और अली परवेज मलिक समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। वजीर आजम ने कहा कि ज़राअत, IT, मादियात, सयाहत और काबिल तजदीद तवानाई वो कलीदी शोबे हैं जिनमें न सिर्फ मकामी बल्कि बैरून मुमालिक से भी सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि सरमायाकारी के साथ साथ तिजारत को भी फरोग देना हुकूमत की पॉलिसी का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि तमाम मुतल्लिका वजारतों को अहदाफ दे दिए गए हैं और इन पर मबनी मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने इजलास के दौरान जोर दिया कि काबिल अमल मंसूबों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दी जाए ताकि मुल्क में इक्तसादी इस्तेहकाम पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि अहदाफ के हुसूल के लिए वाज़े रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा मुरतब किया जाए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मौशी और इक्तसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। उसकी शमूलियत को हर सतह पर यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत की मौशी और इक्तसादी इस्लाहाती पॉलिसी ने मुल्क की मईशत को नई समत में डाला है और इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए तरक्की और खुशहाली के सफर को मजीद तेज किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन के मसले के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, वज़ीर आज़म आज से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली में गज़ा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात को उजागर करेंगे। तर्जुमान का कहना है, वज़ीर आज़म दहशत गर्दी, माहौलियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म UN के इजलास के दौरान आला सतह की तक़रीबात और खुसूसी इजलास में शरीक होंगे। वो इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने साहिवाल में आवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो साहिवाल के आवाम की बेपनाह मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं कर सकती और उन्हें दिल से सलाम पेश करती हैं। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि साहिवाल के शहरियों के लिए 30 जदीद इलेक्ट्रिक बसेस मुख्तस की गई हैं जो जल्द शहर की सड़कों पर रवां दवा होंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के छोटे शहरों में भी इसी तर्ज पर माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसेस फराहम की जा रही हैं ताकि आम आदमी को बाइज्जत, आरामदेह और सस्ती सफरी सहूलत मुहैया की जा सके। मरियम नवाज ने आवाम को खुशखबरी देते हुए कहा कि इलेक्ट्रो बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा, चाहे किसी भी स्टॉप पर उतरा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि बुजुर्ग शहरियों, खुसूसी अफराद, खवातीन और तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस में सफ़र मुफ्त होगा। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि बसेस में खवातीन के लिए अलहदा हिस्सा मुख्तस किया गया है ताकि वो महफूज और बाएतमाद सफ़र कर सकें। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रो बसेस न सिर्फ जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं बल्कि माहौल दोस्त भी हैं जो फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाने में मददगार साबित होंगी। मरियम नवाज ने कहा कि उनकी हुकूमत अवामी खिदमत के जज्बे के साथ काम कर रही है। शहरियों को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बहावल नगर पहुँच गई। अरकान असम्बली और आवाम की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। वहाँ सैलाब मुतासरीन की हालत और सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्हें सैलाबी रिले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फ्लड रिलीफ कैंप में कायम स्कूल का भी मुआयना किया जहाँ बच्चों से मुलाकात किया और उनके मसाइल को हल किए। हुक्काम ने वज़ीर आला को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत की है कि मुतासरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएँ। इमदादी सरगर्मियों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहम खबर से आगाह करें, सिंध हुकूमत ने ज़िलाई मुलाजमीन को माइक्रो पेमेंट गेटवे सिस्टम के जरिए बराह रास्त अदायगियाँ शुरू कर दी हैं। अकाउंटेंट जनरल सिंध के मुताबिक अगस्त में 24 अजला के ज़िलाई मुलाजमीन को नई ऑनलाइन सिस्टम के तहत तनख्वाहें जारी की जाएंगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत सिंध ने जिले मुलाजमीन को माइक्रो पेमेंट गेटवे NPG सिस्टम के तहत अकाउंट्स में जो है बराह रास्त अदायगियाँ जारी कर दी हैं। अकाउंट जनरल AG सिंध ने अगस्त के माह में सूबे के 24 अजला के जिले मुलाजमीन को नए सिस्टम के तहत ऑनलाइन अदायगियाँ की हैं, जबकि सूबे में हम देखते हैं कि 5,05,000 से जायद जो है वो 5,05,000 मुलाजमीन जो है वो जिले में जो है वो अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि MPG के थ्रू जो है वो 4,00,000
59,894 मुलाजमीन की दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जबकि एमटी सिस्टम के तहत जो है 3,52,000 से जायद मुलाजमीन जो है वो इसमें कामयाब करार पाए, जबकि 1,17,000 जो जिले मुलाजमीन है वो नामुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर जो है वो एमपीजी ऐसे मुस्तरद कर दिए गए हैं। एमपीजी के तहत जो है जिले मुलाजमीन को अगस्त की माह की जो तनख्वाह है उसकी मद में 30,90 करोड़ रुपए की अदायगियां की गई हैं, जबकि एमपीजी सिस्टम के तहत जो है वो जिले मुलाजमीन को 70% अदायगियां भी कर दी गई हैं और अकाउंट जनरल ने तफसीलात जो है वो भी जारी कर दी हैं। स्टेट बैंक ने जो है इस तमाम तरह मामले के लिए 10 बैंकों से एमपीजी के तहत ऑनलाइन अदायगियों की इजाजत दी थी, जिसमें नेशनल बैंक, यूबीएल, अलाइड और दीगर बैंक जो है वो शामिल हैं। हम देखेंगे तो दूसरे मरहले में जो है सूबाई सतह के मुलाजमीन की एमपीजी के तहत ऑनलाइन अदायगियां की जाएंगी। जी, अगस्त में 24,000 के जिलाई मुलाजमीन को नई ऑनलाइन सिस्टम के तहत तनख्वाहें जारी की गई हैं। अपडेट कर रहे थे ताहा मलिक। बलूचिस्तान में एंटी नारकोटिक फोर्स और मकामी इदारों ने पोस्त की काश्त और मंशियात के अड्डों के खात्मे के लिए बड़ी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हुकूमत बलूचिस्तान की हिदायत के तहत शुरू की गई है। इस मुहिम का मकसद बलूचिस्तान को मंशियात से पाक करना और नासूर के मुस्तकिल खात्मे करना है। इस मुहिम में मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के दौरान कई इलाकों में पोस्त की फसलों को तल्फ किया गया। मंशियात की पैदावार और तरसील में मुलविस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। मंशियात के नेटवर्क और दहशतगर्दों के गठजोड़ के मुकम्मल खात्मे के लिए मुतबादिल रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएंगे। रोज़गार के मुतबादिल ज़राए फराहम करके मकामी लोगों को दोबारा मंशियात की काश्त से रोका जाएगा। मंशियात, जराइम और दहशतगर्दी के गठजोड़ को तोड़ने के लिए मौसर और पायदार हिकमत अमली अपनाना वक्त की ज़रूरत है। ये गठजोड़ इस तमाम नेटवर्क को ताकत फराहम करता है। मंशियात के खिलाफ जंग एक कौमी जिम्मेदारी है। इस जंग में हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों और माशरे के हर फर्द को किरदार अदा करना ज़रूरी है। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से तुर्की के नए काउंसल जनरल उर्गिल कदक की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला सिंध ने काउंसल जनरल को खुशामदीद कहा और कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत भरपूर ताउन करेगी, दोनों ममालिक को तिजारत के फरोग के लिए मिलकर काम करना होगा। उनका कहना था कि सिंध में मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं, तुर्की के सरमायाकार आएं और सरमायाकारी करें। काउंसल जनरल उर्गिल कदक ने कहा कि तुर्की के सरमायाकार सिंध में दिलचस्पी रखते हैं। इजलास में फैसला हुआ कि सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के सरबराह जल्द काउंसल जनरल से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कराची के 2 करोड़ 10 लाख आबादी है, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की के सरमायाकार कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। काउंसल जनरल तुर्की ने कहा कराची बेहतरीन शहर है और यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सूबों से मदद मांग ली। वफाकी पेट्रोलियम तरमीमी एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों को खत लिख दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सूबों से कहा है कि वह पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम, सप्लाई चेन की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलियम तरमीमी एक्ट 2025 पर सख्ती से अमल कराएँ। ज़राए के मुताबिक सूबों को लिखे गए ख़त में कहा गया है हाल ही में पेट्रोलियम एक्ट 1934 में तौसीक़ की गई पेट्रोलियम तरमीमी एक्ट 2025 ने शोबे को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अहम तब्दीलियाँ मुतासिर कराईं ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके, सप्लाई चेन की सालमियत को यकीनी बनाया जा सके। अपडेट करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीला मेमन जाम सादिक ब्रिज पहुंचे और येलो लाइन BRT मंसूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि जाम सादिक पुल अब आखिरी मराहिल में है। हुकूमत की कोशिश है कि 1 हफ्ते में उसे मुकम्मल कर लिया जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहा है। जल्द कराची में डबल डेकर बसेस पहुंच जाएंगी, जबकि खवातीन को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी फराहम की जाएंगी। उनका कहना था कि सिंध में इलेक्ट्रिक बस बनाने के प्लांट्स लगेंगे। अवामी मसाइल का हल हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि चीन धाबीजी में फैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहता है और सदर आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को चीन में तरबियत दी जाए ताकि मकामी अफराद को रोजगार मिल सके। पीपल्स पार्टी की तरजीह पाकिस्तान के मौशी पहिए को आगे बढ़ाना है। शहर में अंधे नगरी चौपट राज, मेन कोरंगी रोड, अख्तर कॉलोनी सर्विस रोड पर खुलेआम मंशियात फरोख्त होने लगी। इलाका SHO सियासी शख्सियात को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। ज़ीशान, मजीद अपडेट कीजिएगा। शहर से आपको खबर दे रहे हैं मेन कोरंगी रोड, अख्तर कॉलोनी सर्विस रोड पर खुलेआम मंशियात फरोख्त होने लगी। इलाका SHO सियासी शख्सियात को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ है। ज़ीशान मलिक हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद बात करेंगे। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची का दिल कहलाने वाला मेन कोरंगी रोड, अख्तर कॉलोनी सर्विस रोड पर जहां दिन हो या रात मंशियात जो है वो दनाते फिर रहे हैं। थाना महमूदाबाद
کی حدود میں جو مرکزی شاہراہ ہے کھلے عام نشہ یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے. قانون کے رکھوالے جو ہیں وہ بے خبر ہیں اور خواب خرگوش میں مصروف ہیں. علاقہ مکین جو ہیں وہ دہائی دیتے یہاں پر دکھائی دیتے ہیں. SHO منشیات کو روکنے کی بجائے جو ہے سیاسی شخصیات کو پروٹوکول دینے میں مصروف ہیں. عوام کا سکون چھینے والے منشیات فروش کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گزشتہ رات جو ہے وہ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک منشیات فروش کو پکڑا مگر اس کو پولیس کے حوالے تاہم نہیں کیا جا سکا. وہ منشیات فروش وہاں سے فرار ہو گیا. یہ علاقے میں جو سروس روڈ پر جو مین سروس روڈ ہے مین شاہراہ کے ساتھ موجود ہے. اس کے ساتھ پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ بوسیدہ گاڑیاں وہاں پر ان کو پارک کیا جاتا ہے. غیر قانونی رکشہ ٹیکسی سٹینڈ بنائے ہوئے ہیں جن کی آڑ کے اندر جو ہے وہ منشیات فروشی یہاں پر کھلے عام کی جاتی ہے. تاہم علاقہ پولیس کی جانب سے کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی. بہت شکریہ ذیشان آپ کا. انسداد دہشت گردی عدالت میں ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی اور دیگر ملزمان کے خلاف سرکاری ملازمین پر تشدد کے کیس کی سماعت ہوئی. سماعت کے دوران تفتیشی افسر اور وکلا پیش ہوئے. عدالت نے استفسار کیا کہ کتنے گواہان کے بیان ریکارڈ ہوئے. تفتیشی افسر نے بتایا کہ 2 گواہان کے 161 کے بیانات 24 اگست کو ریکارڈ کیے گئے جن کے مطابق سرکاری کام بند کروایا گیا تھا. عدالت نے دماغ دیے کہ انسداد دہشت گردی قانون میں کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں. وکیل صفائی اور پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ یہ دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ گواہان کے بیانات کے بعد فریقین میں صلح ہو گئی تھی جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مدعی مقدمہ کا بیان ریکارڈ کروانے کی ہدایت دی. عدالت نے دماغ دیے کہ سرکاری کام تو بند کیا گیا لیکن کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی. کیس کی مزید سماعت 30 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بنگلہ دیش کے نئے ڈپٹی ہائی کمشنر محمد ثاقب سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق مراد علی شاہ نے ڈپٹی ہائی کمشنر کو سندھ آمد پر خوش آمدید کہا. ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش برادر اسلامی ممالک ہیں اور دونوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے. خصوصاً تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافتی تبادلے جیسے شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو باہمی ترقی اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے. اس موقع پر ملک میں حالیہ سیلابی صورتحال پر گفتگو ہوئی جس میں بنگلہ دیشی ڈپٹی ہائی کمشنر نے افسوس کا اظہار کیا اور متاثرین سے ہمدردی کی. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں. خدمت خلق، مسلم ویمن لیگ اور مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے کارکن متاثرہ اضلاع میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں متحرک ہیں. جلال پور، پیروالا میں، علی پور اور دیگر علاقوں میں کشتیوں کے ذریعے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ کھانا اور دیگر ضروری سامان بھی پہنچایا جا رہا ہے. کشتیوں پر میڈیکل کیمپ بھی قائم ہیں جہاں مریضوں کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے. جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں 21 خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں جن میں مجموعی طور پر 2421 خیمے لگائے گئے ہیں اور 18,000 سے زائد متاثرہ افراد رہائش پذیر ہیں. علی پور میں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی خیمہ بستی قائم کی گئی ہے جہاں 531 خیموں میں 4200 متاثرین مقیم ہیں. ان کو خیمہ بستیوں میں متاثرین کو 3 وقت کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے. مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ واش رومز بنائے گئے ہیں جبکہ مساجد اور مددگار اسکول بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو. مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے ریلیف کی یہ سرگرمیاں مسلسل جاری ہیں اور متاثرین کو ہر ممکن سہولت پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے اسرائیل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں معافی مانگنے پر مجبور ہوا. وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کا کہنا ہے قطر پر حملہ اسرائیلی منافقت کا آخری درجہ ہے. اسرائیلی حملے کے باوجود جیل میں بند عالم اسلام کا نام نہاد لیڈر ایک لفظ نہ بول سکا. پی ٹی آئی کی سیاست پاکستانی مفادات کے خلاف ہے. پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی وجہ بانی پی ٹی آئی کے اقدامات ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے حوالے سے وفاقی وزیر نے کہا سعودیہ سے ہمارا جذباتی رشتہ ہے. ہمارا بچہ حرمین شریفین کی حفاظت کو تیار ہے. ہمارا ایٹمی پروگرام اپنی حفاظت کے لیے ہے. پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گی. گندم کے بہتر پیداوار کے لیے کسان پیکیج لا رہے ہیں. خبر آپ کو دیں سندھ حکومت کے اعلیٰ سطح پر تبادلے اور تقرریاں کر دی گئی. نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے جاری کیا. مزمل حسین ہلیپٹو کو ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تعینات کیا گیا جبکہ شامیر خان بھٹو کو کمشنر شہید بنظیر آباد ڈویژن مقرر کیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ تقرریاں فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی. حکومت نوجوانوں کو آئی ٹی کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہے تاکہ وہ جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق خود کو منوا سکے. تقریر سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی
वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर नौजवानों और स्टार्ट अप्स के फंड रेजिंग, तरबियत और सहूलतकारी को तरजीह दी गई। ज़िंदगी का हर शोबा तेज़ी से डिजिटलाइज हो रहा है। हुकूमत ने इस तब्दीली की वजह से वसाइल की बेहतरी और IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए इकदाम किए। उन्होंने कहा, हैदराबाद से 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के स्टार्टअप सामने आए, जबकि मुल्क भर से अब तक 30 अरब रुपए मालियत के नौजवानों के स्टार्टअप शुरू किए जा चुके हैं। उनके मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 इंक्यूबेशन सेंटर काम कर रहे हैं, जो नौजवानों को कारोबारी तरबियत, रहनुमाई और मुआवनत फराहम कर रहे हैं। नौजवान तरबियत हासिल करके अपना कारोबार या स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जो माशी तरक्की की जानिब अहम कदम है। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान की नाकिस कप्तानी और फील्डिंग। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। भारत ने 172 रन का हदफ 19 ओवर में पूरा कर लिया। अभिषेक ने 74 रन की इनिंग खेली। शुभमान गिल ने 47 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव 0 पर, संजू सैमसन 13 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान ने 58 रन स्कोर किए। साइम अयूब 21, फ़खर जमान 15 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोहम्मद नवाज 19 गेंदों पर 21 रन बना सके। सलमान आगा 13 गेंदों पर 17 रन बना सके। फ़हीम अशरफ ने 8 गेंदों पर 20 रन की इनिंग खेली। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच में भारत के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 6-0 का निशान दिखाकर मारकर हक में पाक फिजाइया के शाहीनों का कारनामा याद करवा दिया। भारत की बैटिंग के दौरान हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे कि मुबैना तौर पर भारतीय तमाशाइयों के नारों के जवाब में हारिस रऊफ ने हाथों की उंगलियों से 6-0 का निशान बनाया और हाथ से जहाज उड़ाए और गिरने का भी इशारा किया। हारिस के इस इक़दाम पर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो चुका है और भारतीय सारिफीन आग बगोला हो गए। मैच रेफरी के बाद थर्ड अंपायर की भी सहूलतकारी सामने आ गई। फ़खर जमान नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया। थर्ड अंपायर का थर्ड क्लास फैसले पर शायकीन बरहम हो गए। सोशल मीडिया पर अंपायर के मुतनाज़ा फैसले पर शदीद तनकीद। मुल्क का फ़ायदा, शक का फ़ायदा हमेशा बल्लेबाज को दिया जाता है। शायकीन फट पड़े। फास्ट बॉलर आमिर ने एक्स पर पैगाम में कहा कि फ़खर जमान नॉट आउट था। साबिक खिलाड़ी वक़ार यूनुस और वसीम अकरम ने भी अंपायर के फैसले को गलत करार दिया। प्रोफेसर हफीज़ ने फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अंपायर के मुतनाज़ा फैसले पर भारत में भी आवाज़ें बुलंद होने लगी। भारतीय सहाफ़ी राहुल रावत ने फ़खर जमान नॉट आउट लग रहे हैं, गेंद ग्लव्स में आने से पहले ज़मीन को लगी थी। उन्होंने कहा, गेंद फ़खर जमान का बल्ला टच करके ज़मीन को छूकर कीपर के हाथ में गई। थर्ड अंपायर ने गलत फैसला दिया। खबर आप तक पहुंचाएं। FBI ने 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। सिर्फ 21,000 रजिस्टर्ड हैं। महज 10,524 ने टैक्स रिटर्न जमा करवाए। ज़राए के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स चोरी कर रहे हैं। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार की गई, जिनका ताल्लुक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान से है। FBI का बताना है कि टैक्स नेट को वसअत दी जा रही है। किसी ताजिर या सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं दिया जाएगा। हर फर्द को अपने हिस्से का टैक्स अदा करना होगा। T20 एशिया कप सुपर 4 में आज आराम का दिन। तीसरा मैच कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। अबू धाबी में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान इवेंट का अहम मैच खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। सुपर 4 में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों को अपने पहले मैच में शिकस्त हुई। कल का मैच दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई की सूरत हाल रखता है। कामयाबी इवेंट में आगे बढ़ने की राह खोल सकेगी। इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।